हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम स्टैटिक बैंकिंग हैंडआउट का फिफ्थ पार्ट करेंगे जो कि इसका फाइनल पार्ट है। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो लास्ट टाइम हमने सारे सेक्शंस देख लिए थे फेमा 99 तक। अब आज हमें शुरू करना है कि क्या क्या टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। तो जैसे पहला है सेविंग अकाउंट। आप सबको पता है सेविंग अकाउंट क्या होता है। ये एक डिपॉजिट अकाउंट होता है जो कि इंटरेस्ट ऑफर करता है, जो भी बैलेंस रहता है और जो लिमिटेड विड्रॉल रहते हैं उनको अलाउ करता है। ये कुल मिलाकर के ये बैंक का सबसे बेसिक अकाउंट है जो डेली ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होता है, और जो भी सेविंग्स पब्लिक या कस्टमर या इंडिविजुअल करता है उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट भी सेम सेविंग अकाउंट जैसा होता है, लेकिन बिजनेसेस के लिए होता है, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होता है। और इसका मेन चीज़ क्या होता है कि इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं प्राप्त होता है, कितना भी पैसा जमा हो लेकिन इंटरेस्ट इनकम इस पर नहीं होती है कस्टमर को। फिर एफडी और आरडी होता है। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? ये फिक्स डिपॉजिट मतलब एक टर्म डिपॉजिट होता है, मतलब एक निश्चित समय के लिए वो पैसा फिक्स किया जाएगा, उस पर एक निश्चित इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। जो पैसा है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए लॉक रहेगा और उस पर जनरली सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्राप्त होता है। ठीक है। प्री मैच्योर विड्रॉल यानी कि समय से पूर्व भी जो भी आपने निश्चित समय निर्धारित किया उससे पूर्व भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें उस केस में थोड़ी बहुत कुछ पेनल्टी लगेगी। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? ये भी फिक्स डिपॉजिट की तरह है, लेकिन फ़र्क क्या है? फिक्स डिपॉजिट में आपने एक साथ एक सम इंश्योर कर दिया था कि वहाँ जमा कर दिया जाता है, मान लीजिए 1 लाख जमा कर दिया आपने। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या है कि आप हर महीने 10-10 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये जमा करेंगे, और उसमें क्या होगा, उसमें भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और मैच्योरिटी चाहे 12 महीने की हो, चाहे 6 महीने की हो, चाहे 2 साल, 5 साल, कुछ भी हो सकती है। उस हिसाब से आप मैच्योरिटी पे डिसाइड करेंगे तो आपको वापस मिलेगा। रिकरिंग डिपॉजिट यानी हिंदी में बोलते हैं आवर्ती जमा। फिर होता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट मतलब इसे डीमैटेरियलाइज अकाउंट बोलते हैं। ये अकाउंट बेसिकली क्या काम करता है? ये अकाउंट जो है, जो आपकी सिक्योरिटीज़ होती है, मतलब बॉन्ड और शेयर ये सब होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परचेस करके रखता है, और ये जो फिजिकल नीड है शेयर सर्टिफिकेट्स उसको खत्म कर देता है। ठीक है, ये पहले ऐसा नहीं होता था, ये अभी शुरू हुआ है। उसके बाद क्या आता है? एनआरई अकाउंट यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। तो दो तरह के अकाउंट समझ लीजिए, एक होता है एनआरई, एक होता है एनआरओ। तो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल और नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी। आपको देखिए नाम से समझ में आ जाएगा। एक्सटर्नल मतलब बाहर का, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल खाता। ठीक है। तो जब नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल का अकाउंट होता है उसमें क्या होगा कि जो भी उसमें पैसा जमा होगा, बेसिकली एनआरआईज के ही होते हैं, दोनों अकाउंट एनआरआईज के हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल्स के नहीं होते हैं। दोनों अकाउंट एनआरआईज के हैं जो कि नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, इंडियनस हैं। उस पर वो लोग अपना जो भी इसमें फॉरेन अर्निंग्स करते हैं उसमें सारा पैसा रिपैट्रिएबल होता है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, ये समझ लीजिए। एनआरओ में होता है, जो मेन डिफरेंस है उसमें लिखा नहीं, लेकिन मेन डिफरेंस यही होता है। और जो एनआरओ अकाउंट होता है उसमें क्या होगा, इस ये अकाउंट एनआरआईज के लिए होता है जिसमें वो अपनी इनकम जो अर्न करते हैं वो इंडिया में मैनेज कर लेंगे। और वो जो मतलब जैसे मान लीजिए इंडिया में जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं, इसमें आप एनआरओ में आप रुपीज़ में भी डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन एनआरई में आप सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स में ही डिपॉजिट, डॉलर मतलब कि फॉरेन करेंसी में ही डिपॉजिट कर सकते हो। इसमें जो एनआरई होता है उसमें आप पूरा पैसा बाहर भेज सकते, रिपैट्रिएबल मतलब बाहर जा सकता है, लेकिन एनआरओ में पूरा पैसा नहीं सकता। दूसरी बात ये भी है कि एनआरओ में जो भी आपकी इनकम होगी इंडिया से, फॉर एग्जांपल आपने कुछ पैसा उसमें, मान लीजिए उसमें 1 लाख रुपए जमा है, ठीक है, उसमें साल भर में अगर 1 हज़ार रुपये ब्याज आ गया तो उस ब्याज पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, मतलब टैक्स देना पड़ेगा, वो आपकी इनकम मानी जाएगी इंडिया के अंदर। एनआरई में ऐसा नहीं है, ये बहुत मेजर डिफरेंस है। यही रीज़न है कि एनआरओ में पार्शियल रिपैट्रिएशन ऑफ फंड अलाउड है, लेकिन एनआरई में फुली रिपैट्रिएबल अलाउड है। ठीक है। इसके बाद आते हैं एफसीएन यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। एफसीएन अकाउंट भी एनआरआईज का ही होता है। उसमें क्या होता है, उसमें फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट होता है जो कि उनको एक्सचेंज रेट का जो फ्लक्चुएशन होता है उससे बचाता है। कुल मिलाकर एक तरह से एफडी होता है एनआरआईज की, ये समझ लीजिए। सेविंग अकाउंट फॉर माइनर्स। सेविंग अकाउंट माइनर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा अकाउंट जो कि माइनर मतलब किसी 18 साल से कम अवयस्क नाबालिग व्यक्ति का है, बच्चे का है। उसको मैनेज कौन कर रहा है? कोई गार्डियन या पेरेंट। ठीक है, जो उनका बायोलॉजिकल पेरेंट भी होता है, उनका अडॉप्टेड भी होता है, कैसे भी होता है, लेकिन बायोलॉजिकल या गार्डियन या पेरेंट ही उसको मैनेज करेगा। जॉइंट अकाउंट में क्या होता है? जॉइंट अकाउंट मतलब होता है कि ऐसा अकाउंट जिसमें मोर देन 1 पर्सन उसको मैनेज कर रहे हो या उसमें इन्वॉल्व हो। इसमें कुल मिलाकर के जो कई तरीके होते हैं इसमें ऑपरेट करने के, आधा सर्वाइवर होता है, फॉर्मर सर्वाइवर होता है, जॉइंटली बाय ऑल होता है, कई तरीके होते हैं ये सब, लेकिन जॉइंट अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। ट्रस्ट अकाउंट क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट जो कि ट्रस्टीज और रखा जाता है किसके बिहाफ पे? बेनिफिशरीज के बिहाफ पे। ठीक है, जो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? ये क्या अकाउंट होता है जो कि फंड्स को टेम्परेरी लेवल पर होल्ड करके रखता है जब तक कि पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो जाए। ज़्यादातर ये रियल एस्टेट और मर्जर्स एक्विजिशंस वगैरह के लिए यूज़ होता है। इसको आप ऐसे आम बोलचाल की भाषा में इसको ऐसे समझ लीजिए
कि सपोज़ किसी दो कंपनीज़ के बीच एक टाई अप हुआ कि या किसी ने कहा कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदो दो कंपनीज़, या कोई एक्वायर कर रहा है एक कंपनी दूसरी कंपनी को। अब ऐसा क्या है, उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स या बिलियंस ऑफ रुपीज़ का लेन-देन हो रहा है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि सपोज़ किसी को एक कंपनी ए को कंपनी बी द्वारा 100 करोड़ रुपए का लेन-देन करना है। तो जो कंपनी ए है वो एक एस्क्रो अकाउंट, दोनों मिलके एक एस्क्रो अकाउंट खोलेंगे और उसमें कंपनी ए क्या है, उसमें अपना जो 100 करोड़ उसको देना है वो एस्क्रो अकाउंट में जमा कर देगी। अब एस्क्रो अकाउंट में वो पैसा तब तक होल्ड रहेगा जब तक कि ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। जब रजिस्ट्री हो जाएगी या जो पेपर्स हैं जो फाइनलाइज़ हो जाएँगे, तो फिर जो 100 करोड़ हैं वो आपके कंपनी बी के पास चले जाएँगे। इसमें क्या होता है, इसमें इस बात की गारंटी हो जाती है कि ट्रांज़ैक्शन पूरा मीट होगा, पूरा कंप्लीट होगा और पैसा कहीं फँसेगा नहीं। ये नहीं है कि साइन होगा उसके बाद वो पैसा देने में दिक्कत हो रही है, आनाकानी हो रही, ऐसा नहीं होगा। पेंशन अकाउंट क्या होता है? ये एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पे रेगुलर पेंशन पेमेंट्स क्रेडिट होते हैं, ठीक है? ज़्यादातर ये जो रिटायर्ड हो यानी लोग होते हैं उनके लिए अकाउंट होता है। अब इम्पोर्टेंट सेक्शंस बात करते हैं किसकी? बैंकिंग रेगुलेशन 1949 की, ठीक है? तो क्या-क्या इसके होते हैं? अकाउंट टाइप, रूपी डोमिनेटेड अकाउंट में क्या हो जाएगा? उम, रूपी डोमिनेटेड अकाउंट में क्या हो जाएगा आपका? एनआरई एनआरओ हो जाएगा, ठीक है? ये रिपी डिनोमिनेटेड अकाउंट्स रहेंगे। करेंसी क्या रहेगी इसमें? एनआरई में ये एक तरह से ये वो दिया गया है, कंपैरिजन दिया गया है, हेडिंग में मत जाइए। जो कंपैरिजन है वो दोनों के बीच में है, रूपी डिनोमिनेटेड और एनआरओ में है। एनआरओ दोनों दोनों ही रूपी डिनोमिनेटेड है, मतलब ठीक है, इंडियन रुपीज़ में दोनों में दिखा रहा है, पैसा दिखा रहा है। ये समझ लीजिए ना, एनआरई में भी क्या है ना, आएगा फॉरेन करेंसी में लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा इंडियन करेंसी में, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें से इंडियन में निकाल निकाल सकते हो। एनआरओ में क्या है कि जमा भी उसी में होगा, ये खास बात है। कि उसमें जो और सबसे मेन चीज़ होता है ना कि आपका आप एनआरओ में आप रुपीज़ जमा कर सकते हो, एनआरई में आप रुपीज़ जमा नहीं कर सकते, ये खास बात है। करेंसी क्या होगी? दोनों, ये भी इंडियन रुपीज़ में होगा, ये भी इंडियन रुपीज़ में हो गया। सोर्स ऑफ फंड्स क्या हो गया? एनआरई में अगर होगा तो फॉरेन इनकम होगी, एनआरओ में फॉरेन भी हो सकती है, इंडियन भी हो सकती है, दोनों इनकम हो सकती है। मतलब आप मान लीजिए आप काम तो फॉरेन में करते हैं लेकिन आपकी इंडिया में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिससे आपको रेंटल इनकम होता है, तो वो इनकम भी आप इसमें एनआरओ में जमा कर सकते हैं। रिपैट्रिएशन ऑफ फंड का देख समझ लीजिए, एनआरई है तो पूरा पैसा रिपैट्रिएबल है और एनआरओ है तो पार्शियल रिपैट्रिएबल है, क्योंकि उसमें कुछ पैसा आपने इंडिया में भी कमाया ना, वो रिपैट्रिएट नहीं कर सकते आप। टैक्सेशन समझ लीजिए, एनआरई पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, जो उस पे मूल होता है वो भी और जो ब्याज है दोनों, लेकिन एनआरओ में इंडियन इनकम टैक्स लॉस के हिसाब से टैक्स पड़ता है, ये मैं आपको पहले मैंने बताया भी है। परमिटेड क्रेडिट्स क्या होते हैं? मतलब कहाँ-कहाँ से पैसा आ सकता है? एनआरई में क्या है, फॉरेन इनकम आ सकती है, अदर एनआरई अकाउंट से ट्रांसफ़र हो सकता है और कुछ भी अगर आपने फॉरेन में कोई एसेट बेचा है अपना तो उसका जो पैसा है वो भी ट्रांसफ़र हो सकता है। एनआरओ में क्या होगा, जो भी आप इंडिया में इनकम अर्न करेंगे वो, जो आपकी रेंटल इनकम होगी वो, डिविडेंड होगा और जो ब्याज होगा, डिविडेंड मतलब शेयर मार्केट या अपना बॉन्ड्स में कहीं आपने है या किसी कंपनी में आपका कोई हिस्सा है उसका जो डिविडेंड है वो आपको सब एनआरओ में प्राप्त हो सकता है। डेबिट्स परमिटेड क्या-क्या, मतलब क्या-क्या पैसा इसमें से निकल सकता है? आप इंडिया में रहते हुए जो भी लोकल एक्सपेंसेस करते हैं वो सब, और जो आप बाहर आप रेमिटेंस अब्रॉड कर रहे हैं, इंडिया के बाहर जो पैसा भेज रहे हैं वो इसमें हो सकता है। एनआरओ में क्या-क्या हो सकता है? लोकल एक्सपेंस पे इंडिया के भी हो सकते हैं और रेमिटेंस भी बाहर होती है। दोनों का मतलब डेबिट दोनों के सेम है लेकिन क्रेडिट दोनों के अलग-अलग हैं। जॉइंट अकाउंट में एनआरई एनआरओ समझ लीजिए, एनआरई कैन बी हेल्ड जॉइंटली विद अदर एनआरआईज, ठीक है? अगर आपको एनआरई अकाउंट में किसी को ज्वाइंट करना है तो आपका जो दूसरा पर्सन ज्वाइंट है, तीसरा पर्सन ज्वाइंट हो रहा है, वो सब एनआरआईज होने चाहिए। एनआरओ में ऐसा नहीं होता है, एनआरओ जो है वो जॉइंटली हो सकता है या तो एनआरआईज के साथ भी या इंडियन रेजिडेंट्स के साथ भी। पर्पस क्या है? एनआरई जो है वो बेसिकली एनआरआईज के लिए होता है जो फॉरेन अर्निंग्स कर रहे हैं, अपना इंडिया में अपना पैसा रखना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है? ज़्यादातर मतलब जो इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं लेकिन रहते हैं इंडिया में मूल रूप से, उनकी फैमिली इंडिया में, उनके लिए एनआरई होता है। एनआरओ किनके लिए होता है? ये उन एनआरआईज़ के लिए होता है जो अपनी इनकम इंडिया की और बाहर की दोनों, मतलब बाहर रह रहे हैं, मतलब इंडिया में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन उन्हें इंडिया और बाहर दोनों की इनकम को मैनेज करना, उनके लिए एनआरओ अकाउंट्स होते हैं। अब देखते हैं एटीएम क्या होता है। आप सबको पता है लेकिन ये बेसिक हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। एटीएम होता है एक, इसको फुल फॉर्म देख लीजिए पहले, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कस्टमर्स को अलाउ करती है किस बात के लिए? बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने के लिए विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब बिना किसी मानवीय दखल के ये आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को पूर्ण करती है, ठीक है? तो एटीएम क्या है, एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बन चुका है आज की डेट में मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का, जो कि आदमी को सरलता और सुविधा दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है कस्टमर को। पहला एटीएम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? एचएसबीसी द्वारा मुंबई में 1987 में, ठीक है? उस समय कैश विड्रॉल और बेसिक बैंकिंग सर्विसेज दी गई थी। 1987 एचएसबीसी मुंबई, फर्स्ट एटीएम, ये याद कर लीजिएगा।
इसके बाद धीमे धीमे एटीएम की सुविधा पूरे देश में धीमे धीमे बढ़ाई गई। ये देखिए टाइप ऑफ एटीएम्स है। पहला क्या होता है, ऑन साइट एटीएम। ऑन साइट एटीएम का मतलब क्या होता है, ये वो एटीएम है जो कि बैंक की ब्रांच पर या बैंक की प्रीमाइसेस में, जहाँ भी बैंक की जो शाखा है या जो जगह है उसी में, परिसर, प्रीमाइसेस मतलब जो बैंक का परिसर है उसमें जो इंस्टॉल होते हैं उनको बोलते हैं ऑन साइट एटीएम। ठीक है, ये जनरली जो बैंक के वर्किंग आवर्स हैं उनमें अवेलेबल रहते हैं और इनको मॉनिटर कौन करता है, बैंक का स्टाफ। आपने एसबीआई वगैरह में कई बार देखा होगा जो बैंक के अंदर भी एटीएम लगे रहते हैं, मतलब स्टाफ भी और वो भी है, लेकिन वो ज़्यादातर बैंक वर्किंग आवर्स में तो चलेंगे। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा नहीं, ऑफ आवर्स में भी चल सकते हैं कभी कभी, उसके लिए अलग से एंट्रेंस भी रहता है और ये इसको मॉनिटर कौन करेगा, बैंक स्टाफ मॉनिटर करता रहता है। ऑफ साइट एटीएम क्या होता है, ऑन साइट का उल्टा कर दे तो ऑफ साइट हो जाएगा। ये वो एटीएम होते हैं ज़्यादातर बैंक ब्रांचेस से दूर, मतलब अलग इंस्टॉल हुए होते हैं, जैसे किसी पब्लिक प्लेस पे, किसी शॉपिंग मॉल पे, किसी एयरपोर्ट पे या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे, ऐसी जगहों पर। और ज़्यादातर 24/7 अवेलेबल रहते हैं जिससे कि कस्टमर्स को ईजी एक्सेसिबिलिटी हो सके मनी, मतलब पैसे से। वाइट लेवल एटीएम क्या होते हैं, वाइट लेवल एटीएम क्या होते हैं, ये ओन और ऑपरेट दोनों किसके द्वारा किए जाते हैं, एक नॉन बैंक एंटिटी के द्वारा। ठीक है, जो कि आरबीआई के द्वारा ऑथराइज किए जाती है। ये जो एंटिटीज़ होते हैं इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, बट ये किसी भी बैंक के बिहाफ पर एटीएम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों, आरबीआई के लाइसेंस के द्वारा। तो वाइट लेवल एटीएम बेसिकली जो होते हैं वो ओन और ऑपरेट, जैसे आपने देखा भी होगा वन इंडिया करके है, ठीक है, या टाटा का एक आपने देखा होगा कई बार, ये सारे वाइट लेवल एटीएम है। ये बैंक्स नहीं है, लेकिन आप इसमें किसी भी बैंक का कार्ड लगाएंगे तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उनको आरबीआई से इस बात की परमिशन मिली हुई है, लाइसेंस मिला हुआ है कि एटीएम सर्विसेज दे सकते हैं, लेकिन ये ओन और ऑपरेट कौन करेगा, नॉन बैंकिंग एंटिटी। अगला होता है ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम क्या होता है, ये ओन बाय नॉन बैंक एंटिटीज होता है, लेकिन इसकी जो ऑपरेशन और कैश मैनेजमेंट जो आउटसोर्स होता है वो सब स्पॉन्सर बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो स्पॉन्सर बैंक होता है वो बेसिकली इसमें ब्रांडिंग और जो कैश का जो पैसा पहुंचाना, उसकी मेंटेनेंस करना, ये सारा काम कौन करता है, एक बैंकिंग एंटिटी करता है। तो अब ऐसा समझ लीजिए कि वाइट लेवल में ओन और ऑपरेट दोनों कौन कर रहा है, नॉन बैंकिंग एंटिटीज। ब्राउन लेवल में क्या कर रहा है कि जो एटीएम, जो आप ऐसा समझिए मशीन जो है बेसिकली, जो ओनर है उसका, वो कौन है, कोई नॉन बैंकिंग एंटिटी है, लेकिन उसको ऑपरेट कौन कर रहा है, उसमें कॉस्ट मैनेजमेंट कौन कर रहा है, उसका ओवरऑल ध्यान कौन रख रहा है, वो एक बैंक है, कोई ना कोई बैंक है जो उसको स्पॉन्सर किया है, उस वो बैंक उसका कर रहा है। ग्रीन लेवल एटीएम क्या होते हैं, जीएलए। ग्रीन लेवल एटीएम वो होते हैं जिसमें ओन और ऑपरेशन दोनों ही एग्रीकल्चर रिलेटेड पर्पस जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ्को जैसे हो गया। ठीक है, ये बेसिकली किसान के लिए होते हैं, फार्मर्स को हेल्प करते हैं प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, ये एटीएम जो होते हैं ये स्पेशलाइज सर्विसेज देते हैं, किसी संबंधित, कृषि संबंधित और ग्रामीण बैंकिंग संबंधित। ठीक है, तो ग्रीन लेवल एटीएम बेसिकली फार्मर्स के लिए होते हैं और ये ओन और ऑपरेट किसके द्वारा किए जाते हैं, किसी भी कृषि संबंधित जो संस्थान है उनके द्वारा। कैश डिस्पेंसर क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, जैसे वाटर डिस्पेंसर होता है वैसे जो कैश डिस्पेंस करते हैं वो कैश डिस्पेंसर है। ये भी एटीएम होते हैं, लेकिन इसमें आप सिर्फ और सिर्फ पैसा निकाल सकते हो, जमा नहीं कर सकते हो। ये बहुत डिफरेंस है दोनों में। इसमें बाकी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। और इसमें अलग, जैसे इसमें आप इनफैक्ट जो बैंक का आप ट्रांसफ़र हो गया या जो बैलेंस इंक्वायरी होगा वो सब भी इसमें नहीं होता, इसमें सिर्फ कैश निकल सकता है। ये मतलब बेसिक एटीएम समझ लो आप। फिर मोबाइल एटीएम क्या होता है, मोबाइल एटीएम नाम से समझ में आ रहा है, मोबाइल एटीएम मतलब व्हीकल्स के ऊपर, किसी भी गाड़ी के ऊपर, किसी वैन के ऊपर वो एटीएम इंस्टॉल रहेगा और जब जब डिमांड होगी वो उन एरियाज में चला जाएगा। कभी ग्रामीण क्षेत्र में, कभी कोई इवेंट है, मान लीजिए कहीं कोई मेला हो रहा है, कहीं कोई महोत्सव हो रहा है, वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज चाहिए तो मोबाइल एटीएम वहाँ जाके खड़ा हो जाएगा, जिससे कि पब्लिक उसको यूज़ कर सके। ATMs ऑफर अ रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी। इसे आपको पता है, मिनी स्टेडियम, फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स, ये सारी सर्विसेज कौन देता है, एटीएम। लेकिन इन सब में पिन चाहिए होता है, मतलब जो आप अब तो खैर ओटीपी का भी कई जगह सिस्टम शुरू हो गया जो बहुत अच्छा है कस्टमर सिक्योरिटी के लिए, लेकिन पिन सब में चाहिए जिससे कि आपकी कंसेंट मिल सके कि आप इस ट्रांजैक्शन को फुलफिल करना चाह रहे हैं। अब देखिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम के कुछ फर्स्ट है, मतलब पहली बार क्या क्या हुआ वो बताया गया है। ये बेसिकली आपके इसलिए है ये हैंडआउट कि आप रिवीजन करने में आपको उसमें बहुत आसानी होगी, बहुत कम समय में आपका पूरा स्टैटिक रिवाइज हो जाएगा। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में पहला बैंक इंडिया का कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब बना था, 1770 में। पहला प्रेसिडेंसी बैंक कौन थे, जो बाद में जाके एसबीआई बन गए, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल कब बना था, 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। पहला इंडियन बैंक कौन था, बैंक इन इंडिया पहला कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन इंडियन बैंक यानी भारतीय वाला बैंक कौन था, इलाहाबाद बैंक। कब बना, 1865। पहला बैंक क्या था जिसमें इंडियन कैपिटल भी लगा था, मतलब पैसा भी इंडियन लगा हुआ था, वो था पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, 1894। पहला सेंट्रल बैंक कौन सा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का, वो आज भी वही चल रहा है, 1935। एक्ट क्या था, 1934 का।
पहला डेवलपमेंट बैंक कौन सा हो गया? IDBI 1964 में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। पहला रूरल बैंक कौन सा बना? प्रथमा ग्रामीण बैंक 1975 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुरादाबाद में। पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा बना? द सिटी बैंक ऑफ बॉम्बे, अब जिसको बोलते हैं सिटी यूनियन बैंक। ये पहला प्राइवेट बैंक है, 1904 में बना। पहला बैंक जिसने इंट्रोड्यूस किया एटीएम, HSBC ने, कब किया? 1987 में। पहला बैंक जिसने ऑफर की इंटरनेट बैंकिंग, वो कौन था? ICICI, वो कब हुआ? 1996 में। पहला इंडियन बैंक जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट द्वारा ओन किया गया था, वो कौन था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1911 में। पहला फॉरेन बैंक इंडिया में कौन सा था? कॉम्पतेर एदस्कमोस दे पेरिस, इसको क्या बोलते हैं? BNP परिवास। आपने नाम सुना भी होगा, आप शॉर्ट फॉर्म याद रखिए क्योंकि वो आप प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, फ्रेंच आपसे नहीं प्रोनाउंस होगी, मुझसे नहीं होगी। तो BNP परिवास कब बना? 1860 में, ठीक है। पहला फॉरेन बैंक इंडिया में कब आया? 1860 में। पहला बैंक जिसने क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया कौन सा था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही की हमने बात की थी, जो 1911 में था, हमने किया था ना पहला सेंट्रल बैंक। तो पहला जिसने क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया सेंट्रल बैंक ने, कब किए? ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये कब इंट्रोड्यूस किया? 1980 में। पहला बैंक जिसने मोबाइल बैंक इंट्रोड्यूस किया ICICI, कब? 2008 में। ICICI ने भी पहले इंटरनेट बैंकिंग सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी, कब? 1996 में। पहला पेमेंट बैंक इंडिया कौन सा? एयरटेल पेमेंट बैंक, कब बना? 2017 में। पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया का कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, 2016 में। पहला बैंक जिसने CBS इंट्रोड्यूस किया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1980 में, ठीक है। अब आप देख लीजिए, यही इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड भी इन्होंने इशू किया और इन्होंने कोर CBS भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, 1980 में ही दोनों काम हुए। क्यों? क्योंकि बिना CBS इंट्रोड्यूस किए आप क्रेडिट डेबिट कार्ड कैसे चलाओगे? वो तो फिर कोई का पैसा कहीं निकालेगा, अगर ऑफलाइन लेजर होंगे तो कैसे कर पाओगे आपको, इसीलिए CBS किया गया ना। फर्स्ट बैंक टू लॉन्च डेबिट कार्ड इन इंडिया कौन था? ICICI बैंक, कब लॉन्च हुआ? इन्होंने 2008 में लॉन्च किया। फर्स्ट बैंक टू कॉस्ट 1 ट्रिलियन रुपीज़ इन मार्केट कैप, एयरटेल पेमेंट बैंक, कब? 2017 में। 2017 में ही बना भी था एयरटेल पेमेंट बैंक। पहला बैंक जो NYSE यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में पहला कौन सा लिस्ट हुआ? ICICI, 2000 में, सन 2000 में, ठीक है। अब बात करते हैं NPCI की। NPCI क्या है? ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, किस पर्पज़ के लिए? इंडिया के अंदर रिटेल पेमेंट संबंधित कार्य के लिए। कब इस्टेब्लिश हुई थी? 2008 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ये इसका प्रोविजन किसके अंतर्गत किया गया है? एक एक्ट बनाया गया है 2007 में, उसका नाम क्या है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, यानी PSS एक्ट, ठीक है। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में बनाया गया, उसके अंतर्गत NPCI का गठन किया गया है। कब? 2008 में। जैसे 1934 के एक्ट बना के 1935 में RBI बना, उसी तरह 2007 में NPS क्या है, PSS एक्ट आया और 2008 में NPCI इस्टेब्लिश हुआ। NPCI किसके द्वारा प्रमोट किया जा रहा है? RBI के द्वारा। और किसके द्वारा? ये ओनर कौन है NPCI का? एक कंसोर्शियम ऑफ बैंक है, वो इसका ओनर, मतलब ग्रुप ऑफ बैंक्स, ठीक है। इसका बेसिकली काम क्या है? डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना और फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन को कंट्री में, देश में बढ़ावा देना। NPCI बेसिकली ऑपरेट करता है रिटेल पेमेंट सिस्टम में, जैसे UPI, रुपे कार्ड, IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, AEPS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, और NACH यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इन सबको गवर्न कौन करता है, मैनेज कौन करता है? NPCI। ये इसका मेन पहले एक्चुअली सब RBI करता है, लेकिन तब बहुत डिले होता था, कार्य सही मतलब या कस्टमर को दिक्कत होती। अब ये काम बढ़ भी गया, इसीलिए इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 2008 में बनाई गई थी। इट प्लेज अप ये डेवलपमेंट यानी विकास के लिए और प्रबंधन के लिए और इनोवेशन के लिए एक एफिशिएंट सिस्टम प्रोवाइड करता है इंडिया में। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। NPCI जो ये एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, इसका कौन सा है? वो UPI है। सबसे आपको पता होगा UPI बहुत फेमस, अब तो ये बहुत इंटरनेशनल लेवल पर भी धीमे धीमे आ गया है। तो UPI जो है बेसिकली NPCI डील करता है उसको, और ये आज की डेट में ना सिर्फ इंडिया बल्कि बाहर भी एक फेमस तरीका हो चुका है लेन देन करने का। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो क्या हैं आपकी, जो UPI का यूज़ कर रही हैं, जो NPCI का बेसिकली जो काम हो रहा है, वो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड वगैरह से बचाने के लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। NPCI कोलैबोरेट करता है किसके साथ? बैंक के साथ, फिनटेक कंपनीज के साथ, गवर्नमेंट के साथ। क्यों? नए डिजिटल पेमेंट्स इनिशिएटिव लॉन्च करने के लिए, जिससे कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा मिल सके। इसका मेन फोकस क्या है? इंटरऑपरेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि अगर दो या दो से ज़्यादा बैंक इन्वॉल्व हैं, फिर भी उनमें ट्रांजैक्शन इजीली कैरी आउट हो सके, ठीक है, बिना किसी समस्या के, मतलब कस्टमर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेन चीज़ ये है। तो उसका फोकस किसका है? ये NPCI का। NPCI का बेसिकली जो विजन है वो क्या है? लेस कैश इंडिया।
कैशलेस इंडिया मत लिख दीजिएगा, कैशलेस मतलब इंडिया के पास ही पैसे नहीं बचे। लेस कैश इंडिया मतलब इंडिया में कैश कम रहे और ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, ये इनका इससे संबंधित इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, बढ़ावा देना, बनाना एनपीसीआई का बेसिक विजन है। यूपीआई क्या है? यूपीआई एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया, लॉन्च कब किया गया? अप्रैल 2016 में। इसी बेसिकली इसका मेन ये क्या करता है, ये रियल टाइम ट्रांजैक्शन करता है और आसानी से दो बैंक अकाउंट्स के बीच या दो लोगों के बीच मोबाइल का इस्तेमाल करके पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है इसका। इसमें सिर्फ आपको एक यूनिक यूपीआई आईडी या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि वीपीए का चाहिए होता है, जिससे कि हर ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेट हो सके। इसमें कितने बैंक इन्वॉल्व हैं? 21 पार्टिसिपेटिंग बैंक इसमें लॉन्च में, मतलब लॉन्च के टाइम थे, लेकिन अब उसमें और भी बैंक और इंस्टीट्यूशंस बढ़ चुके हैं, मतलब वित्तीय संस्थाएं जो बढ़ चुकी हैं। अब इन्होंने बहुत ईजिली इंटरऑपरेबिलिटी को इन्होंने अडॉप्ट किया है बहुत कन्वीनियंस के साथ। इंटरऑपरेबिलिटी भाई आप समझ गए कि दो या दो से ज़्यादा बैंक्स के बीच लेन देन हो रहा है तो उसको इंटरऑपरेबिलिटी कह देंगे, ठीक है। कार्ड किसी बैंक का, आप लगा किसी और एटीएम में रहें। यूपीआई 2.0 जो इंट्रोड्यूस किया गया उसमें नई सिक्योरिटीज़ हैं, उसमें नई फीचर्स हैं, जैसे कि उसमें ओडी फैसिलिटी दी गई है, उसमें वन टाइम मैंडेट लिया गया। ये सब चीज़ें क्या यूपीआई 2.0 के फीचर्स हैं इसमें। ये अन्य मतलब यूपीआई जो है कई ऐप्स के साथ काम कर सकता है, जैसे पेटीएम के साथ, गूगल पे के साथ, फ़ोन पे, अमेजोन, ये सब आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। इवन व्हाट्सएप के साथ ही पेमेंट पर्पज़ के लिए जो इसका कंटिन्यूसली इसको अपडेट किया जाता है, इसके सिक्योरिटी और जो यूज़र का जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव है उसको बेहतर किया जा सके। कुल मिला के इसके इंटरफेस को बेहतर किया जा रहा है। ये जो है इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन आया उसमें इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। किसने? यूपीआई ने। रुपे कार्ड क्या है? रुपे कार्ड एक डोमेस्टिक पेमेंट कार्ड नेटवर्क है इंडिया के अंदर, जिसको एनपीसीआई ने 2012 में लॉन्च किया था। अब आप देखिए 2007 में पेमेंट सेटलमेंट एक्ट आया, 2008 में एनपीसीआई बना, 2012 में रुपे कार्ड आया, 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ। ये एक इंडिजिनस यानी स्वदेशी एक सिस्टम ऐसा बनाया गया है जिससे कि जो इंटरनेशनल कार्ड नेटवर्क्स हैं जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, उन सब से हट करके इंडिया अपना खुद का कार्ड सिस्टम लॉन्च किया। क्योंकि देखिए ऐसे पता नहीं चलता है, लेकिन वीज़ा और मास्टर कार्ड के थ्रू इंडिया में अच्छा खासा हमको एक फ़ीस देनी पड़ती है इन लोगों को, जो बहुत कम अमाउंट में इंडिविजुअली दिखाई पड़ती है, लेकिन ओवरऑल बहुत बहुत मेजर अमाउंट तैयार हो जाता है। इसीलिए रुपे कार्ड लाया गया 2012 में। आपने देखा भी होगा रुपे कार्ड के साथ कई तरह के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जिससे कि जो इंडियन पब्लिक है वो धीमे धीमे रुपे कार्ड की तरफ शिफ्ट करे, ना कि वीज़ा और मास्टर कार्ड की तरफ। जो रुपे कार्ड है वो हर प्रकार के एटीएम पे इस्तेमाल होता है, सारे पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पे चलता है और ऑनलाइन मर्चेंट्स भी अक्रॉस आप इंडिया यूज़ कर सकते हैं। जो इसका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फीस है उसकी कॉस्ट लो रखी गई है, जिससे कि ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़े, किसके लिए? मर्चेंट्स के लिए भी, कस्टमर्स के लिए भी। ये प्रमोट करता है वित्तीय समावेशन को रुपे कार्ड, क्योंकि ये जो अंडर सर्व्ड एरिया भी है ना, उनको भी बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मास्टर और वीज़ा सबको नहीं मिलता है, लेकिन रुपे आप सबको देते हैं। अवेलेबल अभी देखिए जो इवेंट जो जनधन योजना भी जो कार्ड्स मिलते हैं ना, वो भी उसमें भी वो भी रुपए द्वारा ही है, मास्टर वीज़ा द्वारा नहीं है। ये अलग अलग वेरिएंट में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, हर प्रकार के उसमें आते हैं रुपे कार्ड। देखिए अब नीचे दिया है गवर्नमेंट स्कीम्स, जनधन योजना में भी, प्रधानमंत्री जनधन योजना में, इन सब में इन्होंने बैंक के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, वित्तीय संस्थाओं के साथ कोलैबोरेट कर रखा है रुपे कार्ड इशू करने के लिए। बेसिकली इसका जो बेनिफिट है, जो इसके डिस्काउंट है, वो कार्ड होल्डर्स को अलग अलग प्रकार की परचेस पर प्राप्त हो जाते हैं। इसका मेन काम क्या है? ये जिससे कि रीच इसकी बढ़ सके, उसकी पॉपुलैरिटी इंडियन पेमेंट इकोसिस्टम में बढ़े, जिससे कि मास्टर और वीज़ा का कम हो और इसका इकोसिस्टम बढ़ जाए। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, ये क्या है? ये एक वाइटल सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इंडस्ट्रियल पर, आपको पता भी होगा सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर तीन तरह के हो जाते हैं ना, तो उसमें सर्विस सेक्टर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। सर्विस सेक्टर और ये सर्विस सेक्टर तो करता ही है, ये मैन्युफैक्चरिंग में, तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब एमएसएमई आ गया। अब इसमें क्लासिफिकेशन बताया गया एमएसएमई का, तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इन तीनों को अलग अलग, पहले इनका अलग था लेकिन 2020 में इसको रीडिफाइन किया गया। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि अगर 1 करोड़ और 5 करोड़, ये बेसिक है, अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है और टर्नओवर 5 करोड़ तक का है एनुअल, तो आपका माइक्रो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्ट कर सकता रखा है, तो उसको बोलेंगे माइक्रो एंटरप्राइज यानी माइक्रो यूनिट, ठीक है। स्मॉल कब होगा? जब आप माइक्रो को ही 5 से मल्टीप्लाई कर, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये स्मॉल हो जाएगा, और स्मॉल को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीडियम हो जाएगा। ये इसकी ट्रिक है, याद कर लीजिए। माइक्रो है तो 1 और 5, 10 से मल्टीप्लाई किया 10 और 50, और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50 और 250, ये हो गया आपका मीडियम। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, 1, 5, 10, पहले 10 से मल्टीप्लाई करो फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको रट लीजिए क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एमएसएमईज जो हैं वो बहुत बड़े लेवल पर, अगर गवर्नमेंट सेक्टर या आपका एग्रीकल्चर, अगर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन देता है? एग्रीकल्चर, उसके बाद कौन दे रहा है? आपका एमएसएमई, ठीक है।
और खासकर रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में और सेमी यानी अर्ध शहरी क्षेत्र जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है? एमएसएमई दे रहा है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन इनका जीडीपी में कितना रहता है? करीब 29% रहता है। एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में ओवर 29% है। जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है, एमएसएमई क्या करता है? एक सस्टेनेबल पोटेंशियल रहता है, किस लिए? एक्सपोर्ट ग्रोथ को बढ़ावा देने में, और गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इसमें अलग अलग प्रकार की स्कीम और इंसेंटिव जिससे कि एक्सपोर्ट्स को, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। इसमें क्रेडिट के लिए एक्सेस दी जाती है। गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अलग अलग प्रकार से, मुद्रा योजना है कि स्कीम है वही एमएसएमई के लिए, तो पीएमईजीपी हो गया, एमवाईएसवाई हो गया, ये सब कुछ आपका बेसिकली एमएसएमई के लिए ही है। तो ये सब मुद्रा, ये सब योजनाएं सरकार देती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो अलग अलग प्रकार के जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं वो सब जिससे कि सरलतापूर्वक बिना किसी हैसल के जो बिजनेस हैं वो अपना बिजनेस कैरी आउट कर सकें। क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रोसेस किया जाता है, यानी कि एमएसएमई के क्लस्टर्स बना दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक हब क्रिएट कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर अगर गाड़ियों का काम होता है तो उसके, मान लीजिए कहीं पर गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है तो उसके आसपास क्या करेंगे कि वहीं पर सीट कवर भी वही मैन्युफैक्चर होंगे, नट बोल्ट भी वही मैन्युफैक्चर होंगे, या टायर वही मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगी। तो क्या होगा, एक हब, एक क्लस्टर टाइप का बन जाएगा जिससे कि उससे रिलेटेड सारे काम वहीं हो सकें, तो अच्छा कोलैबोरेशन बनेगा और उससे रिजल्ट्स फास्टर आएंगे और कन्वीनियंस होगी। स्टार्टअप इंडिया में भी देखिए उन्होंने एमएसएमई को खूब बढ़ावा दिया हुआ है, ये बताया गया है। टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया है, फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। ये देखिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, पीएलआईएस यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें क्या करती है गवर्नमेंट कि वो ये देखती है कि जिस चीज़ को उसको ज़्यादा प्रमोट करना है, यानी इंडिया के बाहर मतलब अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, उसमें वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दे देती है गवर्नमेंट। ये एग्रीकल्चर में भी ये यूज़ होता है कि अगर आपको लगता है कि इंडिया को लग रहा है कि इंडिया को अब मसूर की दाल सपोज इंपोर्ट करने का नंबर आ गया कम है इंडिया में, या राइस कम है, तो इंडिया क्या करता है कि उसमें इंसेंटिव दे देता है प्रोडक्शन लिंक। तो क्या होगा उसमें गवर्नमेंट, तो ज़्यादातर जो किसान है वो राइस उगाने लगेंगे, तो इंडिया को बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा, इंडिया के अंदर ही मिल जाएगा उसको। इसी तरह से और चीज़ों के लिए भी होता है, इंडस्ट्री में भी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी, कि अगर उसे अपना प्रमोशन बढ़ाना है, उसे एक्सपोर्ट बढ़ाना है, या मान लीजिए इंडिया में उस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे उसमें प्रोडक्शन लिंक कर देंगे जिससे कि कंपनीज ज़्यादा उस तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो और वो प्रोडक्शन बढ़ाएं उसका, क्योंकि कंपनी तो वही बनाएंगे, इसमें उनको ज़्यादा फायदा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम एक है इनकी, ठीक है। ये स्कीम क्या करती है, ये एमएसएमई को अलाउ करती है कि वो कैपिटल गुड्स को कंसेशनल कस्टम ड्यूटी पर इंपोर्ट कर सके और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और उसको फिर एक्सपोर्ट करें जिससे कि ज़्यादा फायदा हो, या यूटिलाइज करें इंडिया के अंदर भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें मतलब जो कैपिटल गुड्स हैं उनको कंसेशनल सिस्टम ड्यूटी से, कस्टम ड्यूटी से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वो किस में आ जाएंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशनल कैपिटल गुड्स स्कीम के। क्योंकि उसमें आप फिर वो करते हैं ना, वैल्यू एडिशन कर देते हैं जिससे कि उसकी कीमत बढ़ जाए उस चीज़ की। भैया आपने अगर मान लीजिए गेहूँ है तो उसकी कीमत कम है, आटा बन गया थोड़ी बढ़ गई, अब उसकी रोटी बन गई तो और बढ़ गई, लेकिन उसका पिज़्ज़ा बन गया अगर, या पिज़्ज़ा का बेस अगर तैयार हो गया तो ऑब्वियस बात, तब तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई ना। या ब्रेड आपने बना दी तो और बढ़ गई, बिस्किट बना दिया तो और उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो ये सब वैल्यू एडिशन का फॉर्मेट है। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन देखिए इसमें क्या क्या होते हैं, एमएसएमई में कि अलग अलग प्रकार के इंसेंटिव दिए जाते हैं, प्रोग्राम होते हैं जिससे कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो सके। इंपॉर्टेंस इसकी रूरल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा है एमएसएमई की, ये ठीक है। ये प्रमोट करता है रूरल डेवलपमेंट को, जिससे कि आम आदमी रूरल डेवलपमेंट में अपनी इनकम को बढ़ा सके। जो एमएसएमई जो सेक्टर है वो बेसिकली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकबोन माना जाता है। इसकी ग्रोथ और सब्सटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट करते हैं, जिससे कि और जब जीडीपी में 29% का अगर वो है और एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा दे रहा है तो फिर मैटर करता है ये। अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, ये भी जल्दी में आया है। सीबीडीसी इसका फुल फॉर्म है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये एक डिजिटल फॉर्म ऑफ कंट्री करेंसी है, जो नॉर्मल फिएट करेंसी उसी का बस डिजिटल फॉर्म है, इतना है, ठीक है। और इसमें ये नहीं, एक कोई क्रिप्टो करेंसी इसको मत मानिएगा, बिटकॉइन नहीं है, इसके पीछे गवर्नमेंट की बैकिंग है, गवर्नमेंट का ट्रस्ट है, ठीक है। कुल मिला के जैसे गवर्नमेंट नॉर्मल करेंसी इशू करता था जो आपके नोट होते हैं, उसी तरह से अब उसने सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इशू करना शुरू किया है। अब इसके कुछ की पॉइंट्स लिख लिए, सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के क्या है, फिएट करेंसी का डिजिटल फॉर्म है ये, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है डिजिटल वर्जन किसका, कंट्री की ऑफिशियल करेंसी की, जैसे कि इंडियन रुपीज़ की, यूएस डॉलर, यूरो, इन सब की, ठीक है। जो इन सब की भी अलग अलग होती हैं, इंडिया की अलग है, यूएस डॉलर की अलग है। तो ये इशू और रेगुलेट इसको कौन करता है, सेंट्रल बैंक। जैसे इंडिया में है तो इंडिया में आरबीआई इसको इशू भी करता है, रेगुलेट भी करता है। ये क्रिएट और कंट्रोल किया जाता है कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा। इससे क्या हो जाता है, एक वैधानिक हो जाता है, मतलब लीगल फॉर्म ऑफ पेमेंट हो जाता है। और इसकी लाइबिलिटी, जैसे कि आपने नोट पे लिखा देखा होता है, मैं धारक को वचन देता हूँ करके लिखा होता है, उसी तरीके से ये भी हो जाता है। तो इसकी लाइबिलिटी कौन है, इसकी पेमेंट की, सेंट्रल बैंक के ऊपर। इंटर ऑपरेबल होता है, प्रोग्रामेबल होता है।
मतलब जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती है वो इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि वो इंटरऑपरेबल बनी रहे और उसमें जो एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम है उसी में इनकॉर्पोरेट हो सके। इसके लिए कोई अलग से पेमेंट इकोसिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है, उसी में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा जो एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम चल रहा है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है सीबीडीसी का? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सेंट्रल बैंक इस बात को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे वो पेमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, वित्तीय समावेशन को बढ़ा सकें और ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को भी कम कर सकें। ठीक है। साथ ही साथ प्राइवेसी और सिक्योरिटी का भी ध्यान रखें। बेसिकली इसमें भाई आप जैसे पहले कैश का लेन देन जब होता था तो एक जगह दूसरे के पैसा जाने में फ्यूल लगता था, गाड़ी से पैसा जा रहा है या कोई ले करके जा रहा है, सेफ्टी कंसर्न्स होते थे। फिर वो ऑनलाइन शुरू हो गया तो भी अब क्या है, लेकिन ओरिजिनली कहीं ना कहीं वो कैश एग्जिस्ट कर रहा है, अब उसी को करेंसी को ही ऑनलाइन किए दे रहे हैं। एक ऐश एग्जिस्ट ही नहीं करेगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में होगा, लेकिन इसके लिए कोडिंग वगैरह प्रॉपर है और इसका ट्रेल बहुत अच्छा बनता है कि पैसा आया कहाँ से और गया कहाँ से, ये बहुत अच्छा इसका बनेगा। तो जिससे क्या है ना कि आपकी एमएल में यदि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फंडिंग या अदर टाइप ऑफ इलीगल एक्टिविटी है, नंबर 2 का पैसा, उन सब में बहुत हेल्प मिलेगी कि वो सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी ज़्यादा। क्या क्या मॉडल है इसके अलग अलग प्रकार सीबीडीसी के? बेसिकली इसके 2 मॉडल है, एक है रिटेल और एक है होलसेल। तो रिटेल सीबीडीसी क्या है? ये मॉडल बेसिकली जनरल पब्लिक के लिए है जो कि एवरीडे ट्रांजेक्शन मतलब सामान खरीदने बेचने के लिए यूज़ होता है। होलसेल मॉडल क्या है? ये बेसिकली वित्तीय संस्थाओं के लिए यूज़ किया जा रहा है जो इंटरबैंक सेटलमेंट और क्लियरिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे आपका एक बैंक ने दूसरे बैंक से कॉल मनी, नोटिस मनी कुछ भी लिया, कॉल मनी लिया है, अब उसको वापस करना है या लेना ही है, तो वो सब अगर सीबीडीसी के द्वारा करेंगे तो उसको होलसेल मनी क्या होलसेल वो कह देंगे सीबीडीसी, और रिटेल नॉर्मल पब्लिक के लिए। अब डिजिटल करेंसी वर्सेस क्रिप्टो करेंसी इन्होंने कंपैरिजन एक बताया। जो सीबीडीसी है वो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की तरह बिल्कुल भी नहीं है, उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसको रेगुलेट और इशू कौन कर रहा है? सेंट्रल अथॉरिटी कर रही है। ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रस्ट और स्टेबिलिटी के ऊपर इसकी जो मैन बैकिंग है वो है जो कभी फेल नहीं होती। पायलट और रिसर्च इसमें मतलब इसमें बताया आगे, और इसके हमें रिसर्च करके बताया गया है कि कई जो सेंट्रल बैंक है वर्ल्ड वाइड, चाहे चाइना हो, स्वीडन हो, बहामास हो, ये सब इसमें भी सीबीडीसी में इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट्स यानी पहले प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, उस पर रिसर्च अभी चल रही है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसमें चैलेंजेस किस तरह के आ रहे हैं सीबीडीसी में इस्तेमाल करने में? सिक्योरिटी चैलेंजेस आ रहे हैं, प्राइवेसी के आ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी संबंधित आ रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये सब इसके चैलेंजेस हैं अभी। इसके बाद इसमें बताया गया इन्होंने कि जो जो ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम है उसको एक तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको मतलब ये चैलेंज नहीं कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है देखा जाए तो। और उसमें और धीमे धीमे इसको जैसे कि यूपीआई या इन लोगों ने धीमे धीमे ऑनलाइन में कैशलेस बना दिया है, उसी तरह से धीमे धीमे ये उन सबको रिप्लेस करेगा इस सिस्टम को। इसमें ग्लोबल इंटरेस्ट देख रही हैं, मतलब जो और कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें संभावनाएँ तलाश रही हैं। ओवरऑल सीबीडीसी है वो एक तरह से सिग्निफिकेंट तरीका है विकास करने का, जो पैसा है उसको इवोल्यूशन करने का, उसके पेमेंट सिस्टम को इवोल्यूशन का यानी उसको बढ़ावा देने का, और जो इसका अभी इम्प्लीमेंटेशन है वो बेसिक स्टेजेस में धीमे धीमे बढ़ रहा है। ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. If you have any doubt, please feel free to ask in the comment section, or you can telegram, or you can send a mail. Thank you so much for your precious time. Have a good day. Bye bye.